Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी गॉड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स का ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी 1 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी 1 और उसमें एक नया यूनिट, नया चैप्टर ब्रांच अकाउंट। तो आज हम ब्रांच अकाउंट का सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जैसे कि आप लोग जानते हो, कोई भी अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले हम उस चैप्टर का बेस सीखते हैं। तो आज हम ब्रांच का कुछ बेस हमारा क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में ब्रांच अकाउंट है क्या, और उसमें भी सबसे पहले हमें मीनिंग देखना होगा ब्रांच का। ये पूरा चैप्टर एक वर्ड पे डिपेंड है, ब्रांच मतलब ये ब्रांच है क्या एक्चुअली में। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे गांधीनगर में राधे स्वीट मार्ट करके है, राइट। तो राधे स्वीट मार्ट ने गांधीनगर के अलग अलग लोकेशन पे अपना एक शॉप ओपन किया हुआ है। जैसे कि उसका एक शॉप है, आप जानते होंगे सेक्टर 21 में उसका शॉप है, फिर गढ़ 6 पे भी उसका शॉप है, फिर उसके अलावा सेक्टर 11 में भी उसका एक शॉप है और नया उन्होंने कुडासन में भी ओपन किया हुआ है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे उन्होंने गांधीनगर में अपने शॉप्स ओपन किए हुए हैं ताकि बिजनेस का डेवलपमेंट हो सके। जो कि कुडासन वाला ग्राहक है, अगर उन्होंने यहाँ पे शॉप ओपन ना किया होता तो उसको राधे की स्वीट लेने के लिए, परचेस करने के लिए भाई सेक्टर 21 में जाना पड़ता, गढ़ 6 में जाना पड़ता या सेक्टर 11 में जाना पड़ता, जो कि उसके लिए बहुत दूर हो जाता। तो वो लोग क्या करता है कि अगर वहां के कस्टमर को यहाँ तक ना आना पड़े तो वहां पे भी अपने एक शॉप ओपन कर लेते हैं। जिस हर एक शॉप को हम कह सकते हैं ब्रांच, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। उनकी एक ब्रांच वहां पे, जैसे कई जगह पे आपने लिखा पड़ा होगा उनके बोर्ड पे, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। जैसे तृप्ति आइसक्रीम पार्लर है, उनकी कोई और ब्रांच है ही नहीं, तो वो लोग लिख के रखते हैं कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। वैसे ही जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस की ब्रांच हो, और वैसा भी एक और चीज जरूरी नहीं है कि ब्रांच भाई एक सिटी में ही हो। जैसे कि गांधीनगर में ब्रांच हो ऐसा जरूरी नहीं है, अलग सिटी में भी ब्रांच हो सकती है। जैसे कि इस्कॉन गाठिया अगर आप ले लो तो वो अहमदाबाद में भी वर्क कर रही है, इस्कॉन गाठिया का एक शॉप गांधीनगर पे भी है, तो वो अलग अलग सिटी में भी वर्क कर रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो, रशियन बेकरी, लक्ष्मी बेकरी, जिसे अलग अलग सिटी में भी वो लोग वर्क कर सकते हैं। बाटा का शोरूम, बाटा का शोरूम आपको हर एक सिटी में मिल जाएगा। अगर आप गुजरात छोड़ के बाहर जा रहे हो तो वहां पे भी आपको बाटा की कंपनी के शूज मिल जाएंगे। तो एक स्टेट में या एक सिटी में हो ब्रांच ऐसा जरूरी नहीं है, वो अलग अलग जगहों पे हो सकती है। तो व्हाट यू मीन बाय दिस ब्रांच, ये एक्चुअली है क्या ब्रांच। तो उसका मैं पहले आपको मीनिंग जो मैंने अभी एग्जांपल थ्रू समझाया उसको लैंग्वेज में आपको जब एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखोगे वो समझ लो। तो व्हाट यू मीन बाय ब्रांच, many a times a trading company does not want to operate his business from one place only, but they want to open his shops in a different countries or in cities or in the same localities of the same city. That shop is known as branch. जब कंपनी ऐसा चाहती है कि उसका बिजनेस सिर्फ एक जगह पे ऑपरेट ना हो, अलग अलग जगहों पे, यानी कि अलग कंट्री में भी हो सकता है, अलग सिटी में भी हो सकता है, या फिर एक ही सिटी के अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकता है, तो उस हर एक शॉप को हम बोलेंगे ब्रांच। उसको क्या बोलेंगे, हम ब्रांच बोलेंगे, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। पर अब एक और चीज, ये जो अलग अलग ब्रांचेस है ना, जो अलग अलग शॉप्स है जिसको हम शॉप बोलते हैं, अब हम उसको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे, ठीक है। ये ब्रांच का एक जगह से मैनेजमेंट, उसका एक सेंट्रल ऑफिस होता है जिसको हम बोलेंगे हेड ऑफिस। क्या बोलेंगे उसको, हेड ऑफिस, ठीक है। शॉर्ट में उसको एचओ कह सकते हैं। हेड ऑफिस क्या है एक्चुअली, तो जब अपनी ब्रांच को कोई भी चीज वगैरह उनको प्रोवाइड करनी हो, या फिर उसका ये पार्ट है जिसे बोलते हैं ना, अगर हम वृक्ष को ले लें तो थर्ड होता है वो उसका हेड ऑफिस है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। वैसे ही हेड ऑफिस एक जगह पे स्टेबल होता है और उसकी अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस हो सकती है। मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस का बहुत बड़ा कनेक्शन है यहाँ पे। तो आपको ऑलवेज यहाँ पे पूरे चैप्टर में, यानी कि ब्रांच अकाउंट में हम हेड ऑफिस है, हम क्या है, हेड ऑफिस है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारा हेड ऑफिस से हो रहा
इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच के जो कंसेप्ट है, जो अकाउंट्स है, ब्रांच के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो हमें नोट डाउन करना है। तो हम कौन बन जाएंगे भाई, हेड ऑफिस, और हमारी अलग अलग ब्रांचेस होगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट में आपको हेड ऑफिस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो मीनिंग मैंने समझाया आपको ऑलरेडी मटेरियल कॉपी में दिया हुआ है और आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी उसको देख सकोगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्सेप्ट हमें समझना है, उसमें सम्स कितने तरह के आएंगे। तो ब्रांच में टाइप्स ऑफ ब्रांच है, उसके हमें सम कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ब्रांच में पहले टाइप की ब्रांच है वो है डिपेंडेंट ब्रांच। अच्छे राइटिंग में लिख रहा हूं, डिपेंडेंट ब्रांच। ये हमारा डिपेंडेंट ब्रांच का पहला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच मतलब नाम की तरह है, वो पूरी तरीके से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड रहेगी। मतलब उसको गुड्स चाहिए तो हेड ऑफिस भेजेगी, तब वो उसके पास गुड्स आएंगे और वो वही गुड्स सेलिंग करेगी। पैसे चाहिए हेड ऑफिस के पास से मांगेगी। मतलब हर एक चीज के लिए ब्रांच हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड होगी, तो उसको हम डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे। दूसरा उसका उल्टा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब उसके नाम में ही छुपा हुआ है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब यही होगा कि कोई भी चीज के लिए वो हेड ऑफिस के ऊपर आधार नहीं रखेगी, वो खुद का परचेस करेगी, खुद का ही सेलिंग करेगी। पैसे उसको जो चाहिए वो उसके पास सेलिंग आएगा, उसी में से वो पैसे निकालेगी। तो मतलब कोई भी चीज के लिए वो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं रहेगी। और ये दोनों हमारे सिलेबस में है, इसके हमें सम कैलकुलेट करना है। तीसरे टाइप की ब्रांच जो सिलेबस में नहीं है पर आपको थ्योरी के लिए वो लोग पूछ सकते हैं, थ्योरी में आए तो आपको इसको समझाना है। तीसरे तरह की ब्रांच है वो है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, फॉरेन में जो ब्रांच हो नाम के अलावा, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब इसके सम्स कैलकुलेशन नहीं आएंगे। और अगर आपको थ्योरी में पूछे तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो ब्रांच फॉरेन में वर्क कर रही है, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की बॉर्डर के बाहर जो वर्क कर रही है वो हमारी फॉरेन ब्रांच है। ठीक है, तो 3 ब्रांच है जिसमें से इन दोनों के सम हमें कैलकुलेट करना है। अब मुझे अगर आपको कुछ समझाना है आज, तो वो मैं आपको आज जब हम पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें डिपेंडेंट ब्रांच की भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो अब हम देखने जाएंगे मेथड्स, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, मेथड्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। किसकी मेथड? डिपेंडेंट ब्रांच की मेथड। यानी कि आज अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसका कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही डीप में है। तो उसमें कौन कौन सी मेथड्स आ जाती है? तो उसमें बहुत सारी मेथड्स है, जिसमें से पहली मेथड है डेटा मेथड। फिर अगर दूसरे मेथड की बात करूँ तो उसमें आ जाता है स्टॉक एंड डेटा मेथड, स्टॉक एंड डेटा मेथड। ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स वगैरह जैसी भी मेथड है उसमें सिर्फ लिखने के लिए लिख देता हूँ, बाकी ये इतने सारे हमें मेथड्स यहाँ पे कवर नहीं करना है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो ज्यादातर आपको ये डेटर या स्टॉक डेटा मेथड में से ही आपको काम करना है। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच के 3 अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे ब्रांच के 3 टाइप्स है, वैसे डिपेंडेंट ब्रांच के 3 तरीके की मेथड। और उसमें भी जब हमें सम कैलकुलेशन आएगा तो उसमें हमारा 3 पार्ट में इसका डिवाइड होगा। ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसको 3 पार्ट में हमें अलग अलग तरीके से डिवाइड करना है। सम्स की 3 तरीके की पैटर्न डिपेंडेंट ब्रांच में, और वो कौन सी तरीके की पैटर्न होगी? व्हेन ब्रांच, ऐसे लिख रहा हूं, व्हेन ब्रांच, देखते जाना, व्हेन ब्रांच सेलिंग गुड्स ऑन कैश ओनली। जब ब्रांच सिर्फ कैश में सेल कर रही हो, मतलब वो किसी को उधार माल नहीं दे रही है, सिर्फ कैश में ही सारे ट्रांजैक्शन कर रही है। इससे उल्टा साथ में एक और चीज ऐड करेंगे, व्हेन ब्रांच, जब ब्रांच सेलिंग गुड्स कर रही है ऑन, सेलिंग गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। जब ब्रांच क्रेडिट भी सेल कर रही है, मतलब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? किसी को उधार देना, और वो बंदा कौन है जिसको क्रेडिट सेल हो रहा होगा? वो होगा डेटर। तो वहां पे एक नया कंसेप्ट आ जाएगा ना डेटर का, कि ब्रांच अगर किसी को उधार ले रही है तो वो हमारे लिए डेटर होगा। तो डेटर का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ज्यादातर इसके सब आपको पूछ सकते हैं। और तीसरी पैटर्न जो आप ऑलरेडी कंसेप्ट में पढ़ चुके हो, व्हेन ब्रांच, जब ब्रांच सप्लाइड, ब्रांच को हम सप्लाई करते हैं गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस आप जानते हो ऑलरेडी, आप कंसाइनमेंट में ये चीज पढ़ चुके हो। जब हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड्स कॉस्ट प्राइस पे नहीं, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करने के बाद अगर सप्लाई कर रहे हैं, हम हेड ऑफिस है, हम ब्रांच
इनवॉइस प्राइस पे दे रहा है तो इनवॉइस प्राइस वाले सम आपको ज्यादातर पूछता है। सो डिपेंडेंट ब्रांच हमारा पहले तरह के सम्स होंगे और उसमें भी 3 पैटर्न है। जब ब्रांच कैश में सिर्फ सेल कर रही हो, जब ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों में सेल कर रही हो, और ब्रांच को हम इनवॉइस प्राइस से गुड सप्लाई करें। कैश का ज्यादातर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें आ जाएगा कैश एंड क्रेडिट बोथ में। तो ये मेथड एंड ये मेथड डिपेंडेंट ब्रांच में इसमें से कोई भी एक तरीके के सम आपको 101% एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हमें आगे आज मुझे आपको एक और चीज समझानी है। यहाँ तक आपने अच्छे से देख लिया होगा, आगे मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट आज समझाना चाहता हूँ। तो ब्रांच में जो पहली पैटर्न है उसमें जितने अकाउंट्स बनते हैं तो मुझे आपको कुछ अकाउंट सिखाने हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। तो अब हम थोड़े से अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेंगे जो आपको पावर पॉइंट प्रेजेंट में भी मिल जाएगी। चलो, तो अब हम अकाउंट्स का नॉलेज देखेंगे जो हमें मेनली समझना है, जिसमें से सबसे पहला अकाउंट आपको समझना है वो कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक में सबसे पहले आपको जो ब्रांच अकाउंट बनाना है, मेनली बनाना है, उसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ब्रांच अकाउंट इज जस्ट लाइक बिजनेस अकाउंट, जो आप ऑलरेडी कंसाइनमेंट में, जॉइंट वेंचर में पढ़ चुके हो। यहाँ पे हमें इसको एक रूल अप्लाई करना है ब्रांच अकाउंट को, डेबिट टू रिसीवर क्रेडिट टू गिवर, पर्सन अकाउंट का रूल उसमें अप्लाई होगा। हम हेड ऑफिस है, अगर ब्रांच रिसीवर है तो उसके अकाउंट में डेबिट करो, जैसे कि उसको हमने गुड्स प्रोवाइड किया या उसके लिए खर्चा किया, ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगा। अगर ब्रांच की इनकम है, जैसे कि वो गिवर है, उसने सेल किया, हमें पैसे वो ब्रांच देगी लास्ट में। जाहिर सी बात है, ब्रांच अगर सेल कर रही है तो वो पैसे किसको देगी? हमें एज अ हेड ऑफिस को वो पैसे देगी। तो जब हेड ऑफिस को ब्रांच पैसे देती है तो वो इनकम है, मतलब उन्होंने सेल किया या फिर उनके पास जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। ब्रांच अकाउंट में एट द लास्ट हमें प्रॉफिट या लॉस होगा जो कि पीएनएल के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मैच हो जाएगा, तो हमारा सम करें। तो ये ब्रांच अकाउंट है, छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा ही उसमें आइडिया दे रहा हूँ। सेकंड जो हमारा अकाउंट है वो होगा पेटी कैश अकाउंट। ये पेटी कैश क्या है एक्चुअली? तो जैसे कि कैश होता है, यही एक तरह का कैश है। पेटी मतलब पिटा कैश, मतलब जो पर्टिकुलरली बिजनेस के रोज बरोज के ट्रांजैक्शन को पे करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। हमने एज अ हेड ऑफिस ब्रांच को उसके रूटीन रेगुलर एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो कैश दिया है वो पेटी कैश कहा जाता है। उसका एक छोटा सा अकाउंट से 4 ट्रांजैक्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड 2 और ट्रांजैक्शन उसमें नोट डाउन हो गए। एकदम छोटा सा हमें ये अकाउंट बनाना है। उसमें कैश का सिंपल रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। फिर तीसरा जो हमारा अकाउंट है वो होगा मेनली, अगर उसमें क्रेडिट सेल किया है तो डेटर अकाउंट। डेटर कब आएगा? जब हम क्रेडिट सेल करें तभी वो आएगा। तो उसका रूल आप जानते हो, 11-12 से बनाते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर, ये डेटर अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद मेनली अगर आपको 2 अकाउंट बनाने हैं जो कि आप ऑलरेडी वो भी समझ चुके हो, वो हो गए ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग हम कह सकते हैं, नाम अगर मैं पूरा लिखूं तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों अकाउंट तो आप बेसिकली जानते हो। इसमें सारी गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन नोट डाउन करके लास्ट में हमें जीती या ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस होगा, ठीक है, जो कि हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें हमारे लिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। ठीक है, और ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है पीएनएल का, अगर वो ब्रांच के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के साथ इक्वल हो जाए तो हमारा सम करेक्ट। यानी कि ये जब अकाउंट बनाएंगे, शायद तक इसमें डेटर अकाउंट ना भी बने अगर ब्रांच में कैश सेल किया है तो, पर ये जो अकाउंट है लास्ट में पीएनएल का प्रॉफिट ब्रांच के साथ मैच हो जाए तो समझ लो आपका पूरा मार्क्स स्कोर हो गया। ठीक है, तो ये मुझे अब तक जो समझाना था ब्रांच का मीनिंग, ब्रांच के टाइप्स और उसमें जितने तरह के सम आते हैं, उसमें मेनली हमें ये जो अकाउंट्स करना है वो मैंने आपको समझा दिया। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स FY बीकॉम सेमेस्टर 1, जिसमें आज हम एक बार फिर से अकाउंटेंसी 1 सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। FY बीकॉम में ये जो अकाउंटेंसी है उसमें 4 यूनिट है, उसमें से एक और चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल है जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक साबित होगा। कंसाइनमेंट
और जॉइंट वेंचर के अलावा ब्रांच अकाउंट तीसरा ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिकल है, राइट। ये 4 चैप्टर में से 3 प्रैक्टिकल है, एक कंप्यूटराइज अकाउंट थियोरी है। तो नाउ वी आर स्टार्टेड अकाउंटेंसी 1 सब्जेक्ट का ब्रांच अकाउंट्स। चलिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर का नाम है वही ब्रांच अकाउंट्स। तो ब्रांच का मीनिंग क्या होता है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ ब्रांच। मीनिंग आप देख सकते हो, मैनी टाइम्स अ ट्रेडिंग कंपनी एनी डज नॉट ऑपरेट बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस only but open the shops in different countries or cities or in a different locations of the same city. This shop is known as branches. देखो क्या होता है, जब कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक कंपनी है, वो अपना बिजनेस एक प्लेस पे जो अच्छी तरीके से चला रही है, बट वो ओपन करना चाहती है भाई अलग अलग सिटी में, अलग अलग कंट्री में, या फिर सेम सिटी के अलग अलग लोकेशन में, तो उसको बोला जाता है ब्रांच। आप जानते होंगे कि जैसे अगर मैं गांधीनगर में एग्जांपल लूँ, राधे स्वीट, वृंदावन स्वीट मार्ट, ऐसे कई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि अरियन शॉप है, वैसे बहुत सारे एग्जांपल लेने के लिए ले सकते हैं। एक ही कंपनी है या एक ही बिजनेस है, अगर वो अलग अलग प्लेसेस पे भी अपना शॉप ओपन कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ ब्रांच। बट यहाँ पे ध्यान रखना, एक उसका हेड ऑफिस होता है और दूसरे उसकी ब्रांच होती है। हमारा यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है। सो ब्रांच क्या है ये तो आप जानते होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम सिटी में ब्रांच हो, मे बी इट कैन बी इन अ डिफरेंट सिटी। सपोज गांधीनगर का कोई एक फेमस शॉप है जो आगे बड़ौदा में या सूरत में कोई और सिटी में भी वो वर्क करना चाहता है, तो हो सकता है वहाँ पे भी वो अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि गुजरात का कोई ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो फॉरेन यानी अमेरिका, जापान, कोई और देश में भी वो वर्क करना चाहता है, हो सकता है। तो ब्रांच कहीं पे भी हो सकती है। हाँ, लोकेशन उसका ऐसा नहीं है ज़रूरी फिक्स बाउंड्री, वो कहीं पे भी हो सकता है, राइट। चलिए फिर आगे क्या देखने वाले हैं, एक और चीज़ उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। Does the shop run at a different place under the single ownership and the management as known as branches? Example, shops of Bata Shoes Company, D-Mart, SBI bank branches, etc. are illustrations of branches. These branches are managed from one central office which is कॉल्ड हेड ऑफिस। देखो यहाँ पे ये पैराग्राफ में एक और कैरेक्टर ऐड हो रहा है। अभी तक हमने ब्रांच के बारे में देखा, अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसका एक सिंगल ओनरशिप और सिंगल मैनेजमेंट होता है। तो ऐसी कौन सी एग्जांपल्स है, जैसे कि बाटा शूज़ कंपनी है, हर एक सिटी में मे बी उनकी एक शॉप होती है, रिटेल शॉप। फिर डी मार्ट है, हर सिटी में आप देख सकते हो कि डी मार्ट अभी ओपन हो चुका है। SBI ब्रांचेस, ये तो अलग अलग एरिया के हिसाब से SBI तो वर्क कर रहा है, तो उनका एक हेड ऑफिस होता है, राइट। हेड ब्रांच होती है, मतलब उसको बोला जाता है हेड ऑफिस। हम क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफिस, यानी सारी ब्रांच का कंट्रोलिंग मैनेजमेंट वहीं से होता है। सो इट इज़ टॉपिक अबाउट द ब्रांच एंड इट्स हेड ऑफिस। चलिए अभी हमने जो ब्रांच देखा उसमें आप देखेंगे कि ब्रांच के कितने टाइप्स होते हैं। तो ब्रांच के मेनली 3 टाइप्स है। फर्स्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांच। उसमें पहली वाली है डिपेंडेंट ब्रांच, जो किसी के ऊपर डिपेंड रह सकती है। सेकंड, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड थर्ड, फॉरेन ब्रांच। देखो डिपेंड यानी कि जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड रहती है। अभी हमने देखा ना कि ब्रांच का एक हेड ऑफिस होता है, तो ऐसी ब्रांच जो हेड ऑफिस पे डिपेंड रहती है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। ऐसी ब्रांच जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, यानी कि उसको जो ट्रांजैक्शन करनी है खुद अपने हिसाब से वो ट्रांजैक्शन करती है, तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। और तीसरा टाइप है फॉरेन ब्रांच, यानी कि फॉरेन में वो ब्रांच है, इंडिया में नहीं है। तो इंडिया के छोड़ के अगर बाहर कोई कंट्री में ब्रांच है तो उसको हम फॉरेन ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फॉरेन ब्रांच है उसका कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल ही नहीं है, बट ये जो पहली 2 है ना, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, वहाँ पे हमारे सिलेबस में ब्रांच अकाउंट में दोनों के आपको अलग अलग तरह के सम्स वो लोग पूछेंगे। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच के सम्स आने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखेंगे फर्स्ट डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में आज हम समझेंगे, उसको यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सब समझेंगे। चलिए डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में क्या लिखा है।
when the branch office is controlled by head office, it is called dependent branch. The head office maintains the separate set of books of account for such branches. Branch office record only sales, cash, receipt, payment, etc. In the head office, only the transactions between head office and branch are recorded. The transactions are related to third party are not recorded. देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरे पैराग्राफ में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दी है डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में. सेकेंड एक और पैराग्राफ में क्या बताया, जनरली ब्रांच इज सेलिंग गुड्स फॉर कैश, बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट, सप्लाई ऑफ गुड्स एट इनवॉइस प्राइस. बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने इंक्लूडिंग किया है. देखो सबसे पहले तो डिपेंडेंट ब्रांच हो तो कंट्रोलिंग हेड ऑफिस के पास से होता है, उसी को हम डिपेंडेंट ब्रांच इसीलिए कहते हैं, ठीक है. और हेड ऑफिस है ना, ये ब्रांच के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट वो अपने पास रखता है, एज वेल एज ब्रांच जो रिकॉर्ड करता है ना उसमें सिर्फ सेल, कैश एंड रिसिप्ट पेमेंट तरह के जैसे ट्रांजेक्शन होते हैं. हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में के ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, बट जो थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे नोट डाउन नहीं होते. जनरली क्या होता है, जो ब्रांच है वो कैश सेल करती है, क्रेडिट सेल भी करती है, दोनों तरह के सेल करती है. किसी को क्रेडिट पे भी माल देती है, हाँ मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे दिया उन्होंने, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है. या फिर अगर हम हेड ऑफिस है तो हम अपनी ब्रांच को इनवॉइस प्राइस से गुड्स प्रोवाइड करेंगे. इनवॉइस प्राइस आगे अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में कहीं ना कहीं ये चीज़ पड़ा हुआ है, सो आपके लिए बिल्कुल नया नहीं होगा कि हेड ऑफिस जब अपनी ब्रांच को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ना तो वो कॉस्ट प्राइस पे नहीं देंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करने के बाद उनको प्रोवाइड करेंगे. सो ऐसा भी यहाँ पे पॉइंट आएगा डिपेंडेंट ब्रांच में, ठीक है. चलिए अब हम बात करेंगे मीनिंग समझने के बाद, भाई कितने तरह के अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना है. मैथड फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, यहाँ पे कितनी मेथड है डिपेंडेंट ब्रांच के लिए. देर आर 3 मेथड्स ऑफ कीपिंग ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करने की 3 मेथड है, ध्यान से देखना. फर्स्ट दैट इज डेटर्स मेथड, जिसमें से पहली डेटर मेथड है, जिसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे और वहीं से शुरू करेंगे हम. लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट. देखो फिर सेकंड प्रिटी कैश अकाउंट, थर्ड वन डेटर अकाउंट, फोर्थ स्टॉक अकाउंट, फिफ्थ ट्रेडिंग अकाउंट एंड 6 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखो जो पहली वाली मेथड है डिपेंडेंट ब्रांच में, उसमें डेटर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अगर, तो उसमें 6 अकाउंट बनाना है. सबसे पहला लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट. देखो हेड ऑफिस की बुक में सबसे पहले ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर होता है. पिटी कैश, पिटी कैश का मतलब क्या होता है, जो डेली ट्रांजेक्शन रोज बरोज के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, किसी को वेजेस देना, सब्जी वगैरह का कुछ पैसे देना, मतलब आप रूटीन वो पैसे खर्च करते हो, तो ऐसे खर्च के लिए जो आपको पैसे दिए जाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पिटी कैश. मतलब वो रूटीन एक्सपेंसेस के लिए है, तो उसका अकाउंट एक बनता है, छोटा सा अकाउंट बनेगा. फिर आएगा डेटर अकाउंट, अगर किसी को क्रेडिट दे रहे हो तो डेटर का अकाउंट बनेगा. देन स्टॉक अकाउंट भी मेंटेन होगा. एंड देन उसके बाद आप रेगुलरली 2 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस देगा, एंड P&L अकाउंट जो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्रोवाइड करेगा, ठीक है. तो इतने अकाउंट्स उसमें मेंटेन होते हैं. चलिए फिर उसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ऑल अकाउंट्स फॉर्मेट गिवन इन मटेरियल कॉपी पेज नंबर 6. अगर आप ब्रांच अकाउंट ओपन करोगे हमारी मटेरियल कॉपी में ध्यान कॉमर्स की, तो उसमें पेज नंबर 6 में ये 6 अकाउंट का पूरा फॉर्मेट वहाँ पे अवेलेबल है. चलिए तो उसमें से सबसे पहला अकाउंट हम जो देखने जा रहे हैं वो लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट, ये हमारा चैप्टर का हाईलाइट अकाउंट है. ये अकाउंट आपने आगे जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट आपने सीखा हुआ है, जॉइंट वेंचर अकाउंट आपने जॉइंट वेंचर में सीखा हुआ है, वैसे ही हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट आपको सीखना है. तो उसके लिए मैं आपको रूल भी बता देता हूँ. जो हमारा अकाउंट है वो नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट ऐसे होगा, पर्टिकुलर अमाउंट जैसे कि आप देख सकते हो. सो ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, सेम आपके लिए रूल्स मैं आपको बता दूँ. अगर कोई भी चीज़ ब्रांच में आ रही है, ब्रांच से रिलेटेड खर्चे हो, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा.
बिजनेस की कोई भी इनकम हो या ब्रांच अकाउंट में से कोई भी चीज़ जा रही हो तो ब्रांच अकाउंट में आपको क्रेडिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिट, इनकम मस्ट बी क्रेडिट। खर्चों को आप उधार करोगे और अगर इनकम है, कोई आवक है तो उसको जमा करोगे, ठीक है। तो ये ब्रांच का अकाउंट का मेन रूल आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद हम बारी बारी डेबिट और क्रेडिट साइड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेबिट साइड देखें तो ओपनिंग वहाँ से शुरू होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी हम ब्रांच के पास ओपनिंग हमारी असेट है वो सभी असेट का ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि स्टॉक, प्रिटी कैश, फर्नीचर, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई भी असेट हो तो असेट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो ये सारी असेट अगर हो तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड सबसे पहले उसकी एंट्री कर दो। जो जो ओपनिंग बैलेंस है, ऐसा जरूर नहीं कि सभी ओपनिंग बैलेंस हो, जो है उसकी वहाँ पे इफेक्ट देनी है। सेकंड हम उसमें क्या करेंगे, तो दूसरा डेबिट होगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर ब्रांच को हम हेड ऑफिस है, ऐसा मान लो कि आप हेड ऑफिस हो, आपने ब्रांच को गुड्स दिया तो ब्रांच में गुड्स जाएगा, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू गुड्स एंड टू ब्रांच। हम हेड ऑफिस है, हमने ब्रांच को गुड्स दिया तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड उसकी एंट्री होगी। थर्ड एंट्री उसमें आएगी टू कैश और बैंक अकाउंट। ब्रांच का अगर कोई खर्चा उसने पेड किया हो, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस और एंड प्रिटी कैश एंड, अगर हमने ब्रांच के लिए कोई खर्चा किया हो तो खर्चे की एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम हेड ऑफिस है, हमारे पास से कैश गया और ब्रांच का खर्चा है, इसीलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद एक और चीज़ वहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, डेबिट साइड टू द जनरल P&L अकाउंट प्रॉफिट। अगर देखो लास्ट में ब्रांच अकाउंट बंद करने से हमें कोई फ़ायदा होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट डेबिट साइड अराइजेस होगा। पर अभी ये अकाउंट पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक स्लाइड में जगह नहीं बचेगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डेबिट साइड में और भी चीज़ देखेंगे। फिलहाल के लिए ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लायबिलिटी। देखो जैसे असेट का ओपनिंग बैलेंस होता है तो वैसे अगर कोई लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है शुरुआत का बैलेंस, ठीक है। अगर लायबिलिटी का शुरुआत का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड, असेट का है तो डेबिट साइड। चलिए और भी क्या चीज़ उसमें आएगी, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। अगर ब्रांच ने कोई कैश सेल किया है तो उसके लिए इनकम है, सो इनकम वहाँ पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट करके कैश सेल है, बैक डेब रिटर्न है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है और डायरेक्ट रिसीव्ड है। अगर कोई ऐसी इनकम हुई है तो ब्रांच अकाउंट कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये तो सीधी सी बात है, ब्रांच की इनकम क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्रेडिट साइड और भी क्या आएगा, बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। अगर हमने ब्रांच को दिए तो ब्रांच में डेबिट हुआ, जब ब्रांच हमें रिटर्न कर रही है तो वो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। हम हेड ऑफिस है, हमारे पास गुड्स वापस आएगा और ब्रांच हमें गुड्स लौटा रहा है, क्रेडिट टू गिवर। तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड देखो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, हमने दिया तो डेबिट, अगर ब्रांच ने लौटाया हमें, हम हेड ऑफिस है तो क्रेडिट साइड आएगा। चलिए फिर उसके बाद क्रेडिट साइड एक और चीज़ जहाँ पे जनरल P&L अकाउंट वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो अगर कोई P&L लॉस है तो लॉस आएगा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। चलिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये ब्रांच अकाउंट जो है उसमें अभी कंटेंट पूरा नहीं हुआ। प्रीवियस स्लाइड के अलावा डेबिट साइड ब्रांच अकाउंट में और भी क्या चीज़ आएगी, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर लायबिलिटी का कोई बैलेंस है जो एंड का बैलेंस है तो वो डेबिट साइड आएगा। जैसे उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड था, वैसे कोई लायबिलिटी का क्लोजिंग हो तो वो डेबिट साइड आएगा। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड और भी क्या चीज़ आएगी, क्लोजिंग बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो चीज़ों का ओपनिंग बैलेंस था उनका क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड। कौन कौन सी असेट थी ओपनिंग में, स्टॉक था, प्रिटी कैश था, फर्नीचर था, डेटर था, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जिसका ओपनिंग बैलेंस आपको प्रोवाइडिंग हो तो ओपनिंग डेबिट साइड था, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई डिफरेंस अराइज हो रहा है तो वो जाएगा P&L अकाउंट में लॉस करके, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंट में दोनों साइड का तो टोटल आपको पता है कि टोटल ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। तो अगर कोई एक साइड का डिफरेंस आ रहा है तो वो जाएगा सीधा P&L अकाउंट में, आइदर प्रॉफिट आइदर लॉस। डेबिट साइड मिसिंग होता तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड अभी मिसिंग आपको दिख रहेगा तो वो होगा लॉस। चलिए दो छोटे छोटे और भी अकाउंट के बारे में जानकारी लेंगे। ब्रांच अकाउंट के अलावा आपको एक और अकाउंट का जानकारी होना चाहिए, दैट इज गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट।
गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट यानी डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। और उसमें नॉर्मली 3-4 ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसमें गुड्स एंड टू ब्रांच की डेबिट साइड सबसे पहले आएगा टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न, ब्रांच के पास से जो रिटर्न मिला होगा वो यहाँ पे डेबिट करना है। फिर उसके बाद डेबिट साइड एक और चीज़ आएगी, टू ट्रेडिंग अकाउंट करके ट्रांसफ़र, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लास्ट में ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ यहाँ पे शो करनी है। तो क्रेडिट साइड क्या आएगा, बाय ब्रांच अकाउंट गुड्स साइड, जो हमने भेजा है वो क्रेडिट साइड जाएगा। यानी ये ब्रांच अकाउंट, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में ही सारे बनते हैं ना, तो आप हेड ऑफिस बन के सोचोगे, आपने जब ब्रांच को दिया तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, ब्रांच ने हमें रिटर्न किया तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, उसी का ये पूरा एंट्री है, ठीक है। तो हमारे पास से अगर गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट करना है, हमारे पास गुड्स रिटर्न आ रहा है तो यहाँ पे डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपको ये तो अकाउंट शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, डिफरेंस आएगा तो वो ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यस, डिफरेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। यस, उसके बाद एक और अकाउंट जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए वो है पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट रहेगा, दो वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड रहेगी, जिसमें पर्टिकुलर रुपीज़ की कॉलम बन जाएगी। इसमें गिन के सिर्फ 4 एंट्री हमें करनी है। डेबिट साइड पेटी कैश यानी कि हमारा एक तरह का जो है असेट है, तो उसका ओपनिंग कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, तो ये हमारा डेबिट साइड उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया। अगर हम कोई खर्चे करते हैं जैसे कि पेटी कैश रिसीव्ड, हमारे पास अगर पैसे आते हैं फ्रॉम हेड ऑफिस, तो पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस करके आपको डेबिट साइड उसकी और एक एंट्री कर देनी है। फिर जब आप पेटी कैश एक्सपेंसेस करते हो तो वो क्रेडिट साइड उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आता है, जैसे ओपनिंग डेबिट था वैसे क्लोजिंग बैलेंस, और फिर उसके बाद अगर कोई डिफरेंस बनता है तो दैट इज कॉल्ड पेटी कैश एक्सपेंसेस। अगर आप खर्चा करते हो तो कैश जाएगा। पेटी कैश के लिए सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो, ठीक है। आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। तो उसके हमारा ये छोटा सा जो अकाउंट है उसका भी आपको कैरी फॉरवर्ड बैलेंस दोनों साइड का मिल जाएगा। चलिए वन लास्ट एक और अकाउंट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो कि है ब्रांच डेटर अकाउंट। ब्रांच डेटर अकाउंट सेम, फिर से एक बार उसमें 4 कॉलम्स हमारी प्रिपेयर होगी, पर्टिकुलर रुपीज़। डेबिट और क्रेडिट साइड आपका ये ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनेगा। ये नॉर्मल आप डेटर अकाउंट है जो 11-12 से आप बनाते आए हो। डेटर अकाउंट का शुरुआत का ओपनिंग बैलेंस, उसके अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। फिर डेटर अकाउंट में और क्या आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुई है, सॉरी, अगर बी आर डिसऑनर्ड का मतलब होता है नकराऊ। अगर वो हमने बिल्स हमने डिस्काउंटिंग करवाया था और वो डिसऑनर्ड हुआ है तो डेटर अकाउंट डेबिट साइड उसकी एंट्री होगी। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड और क्या आएगा, बाय कैश रिसीव्ड। अगर हमें डेटर पैसे दे रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। डेटर के लिए सिंपल, आपको क्या रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। अगर डेटर रिसीवर है तो डेबिट करो, अगर गिवर है तो क्रेडिट करो। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड और क्या आएगा, बैड डेब। अगर हम बैड डेब गिनते हैं तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा उसकी एंट्री। और फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया तो भी वो उसके अकाउंट में क्रेडिट आएगा। इन दोनों की क्रॉस एंट्री पीएनएल डेबिट होती है, तो पीएनएल डेबिट, डेटर क्रेडिट, ऐसा वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट एंट्री होता है। चलिए उसके बाद डेटर में क्रेडिट साइड और क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। अगर डेटर हमें सेल्स रिटर्न कर रहा है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो होगी, बिल्स रिसीवेबल। अगर बिल बीआर वो एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास बीआर आएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, इसीलिए डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड। और फिर उसके बाद डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा। फिर उसके बाद एट द लास्ट अगर कोई बैलेंस मिसिंग है तो वो आएगा क्रेडिट सेल, जिसके लिए डेटर अकाउंट में बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऑलवेज लगभग क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और जो चीज़ डेबिट साइड अगर मिसिंग हो तो वो क्रेडिट सेल होता है। कभी कभी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी मिसिंग हो सकता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो तो कैश रिसीव भी मिसिंग हो सकता है। सो डेटर अकाउंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो सकती है। देन उसके बाद टोटल तो इक्वल आ ही जाएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए ये जो हमारी मेथड है डेटर अकाउंट वाली, उसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसको समझना ज़रूरी है, जो कि है ब्रांच सप्लाई गुड्स एट इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर ब्रांच अपनी ही हेड ऑफिस के पास से गुड्स इनवॉइस प्राइस से रिसीव कर रही है या सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं उससे रिसीव कर रही है, तो उसमें क्या नयापन आएगा,
तो उसके लिए आपको ये पैराग्राफ में ध्यान देना पड़ेगा। एट द टाइम हेड ऑफिस में goods to the branch at a loaded price, either at a selling price or at a price which is represent cost plus a certain percentage of profit. The following for items are generally showing एट द सर्च इनवॉइस प्राइस। देखो जब हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को गुड्स सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर प्रोवाइड करता है, तो ऐसी प्राइस को हम इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, ठीक है। और वो 4 ट्रांजेक्शन में मेनली इफेक्ट करता है, और उसके लिए आपको कौन सी 4 प्राइस आइटम्स है वो जहाँ पे इनवॉइस प्राइस का पॉइंट आता है वो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, सेकंड गुड्स सेंट टू ब्रांच, थर्ड गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, एंड फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच। यानी कि ये 4 चीज़ों में आपको इनवॉइस प्राइस की इफेक्ट देनी है, जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें इनवॉइस प्राइस के पॉइंट के लिए हमें पैराग्राफ में कैसे कैलकुलेशन होता है वो देखना है, पर उससे पहले एक छोटू पैराग्राफ। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ब्रांच, द प्रॉफिट इंक्लूड्स इन इनवॉइस इज टू बी adjusted. For this purpose, the existing entries are made with this loading on the opposite side of branch account. देखो आपने कंसाइनमेंट में इनवॉइस प्राइस का पॉइंट सॉल्व किया था, जैसे उसमें स्टॉक की आप कोई भी इनवॉइस प्राइस से अगर इफेक्ट देते हो तो एक्चुअली लिखना चाहिए कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस में नहीं लिख रहे हो तो करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस आपको नहीं मिलेगा। अगर वो करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस चाहिए ना, तो जो आपने इनवॉइस प्राइस से लिखा है ना, उसकी अपोजिट साइड आप उसकी एंट्री करो प्रॉफिट से, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कॉस्ट प्राइस से आ जाएगा। सेम पॉइंट जो आपने कंसाइनमेंट में पढ़ा है वही पॉइंट आपको यहाँ पे ब्रांच में समझना है। चलिए अब आपका ध्यान होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उसके लिए मैं टेबल आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आपको ये इनवॉइस प्राइस का पॉइंट समझ में आएगा। पहला कॉलम पर्टिकुलर, सेकंड इनवॉइस प्राइस, थर्ड प्रॉफिट, एंड देन फेस वैल्यू। इनवॉइस प्राइस में से आप प्रॉफिट एंड फेस वैल्यू अलग करोगे। सबसे पहले अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसका इनवॉइस प्राइस दिया होगा, जिसमें से प्रॉफिट एंड फेस वैल्यू अलग करना है। देन उसके बाद सेम चीज़ आपको क्लोजिंग स्टॉक में करनी है। इनवॉइस प्राइस दिया हो तो उसमें से कॉस्ट एंड फेस वैल्यू अलग करनी है, मतलब प्रॉफिट एंड फेस वैल्यू अलग करना है। गुड्स एंड है सेम, उसमें भी वही करना है। एंड लास्ट आएगा गुड्स रिटर्न। गुड्स सेंड किया, अगर गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने, तो उसमें भी सेम इनवॉइस प्राइस इफेक्ट होगा। यानी इनवॉइस प्राइस ओनली ये 4 ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड एट द लास्ट एक और नोट जिसमें आपको ध्यान रखना है, द इन ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड, गुड्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक took will be shown at the cost price। देखो ये जो 4 है ना, ओपनिंग, क्लोजिंग, गुड्स सेंड एंड गुड्स रिटर्न, वो एक एंट्री ब्रांच में आएगी इनवॉइस प्राइस से और रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट में, और दूसरी एंट्री ये चारों चीज़ों की ट्रेडिंग में जाएगी, क्योंकि आप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स रिटर्न, गुड्स सेंड बाय ब्रांच, वो चीज़ ऑलवेज आप ट्रेडिंग में लिखते हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये चारों चीज़ों की ऑलवेज फेस प्राइस होनी चाहिए, फेस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा आई थिंक। ये जो हमारा सबसे पहला डिपेंडेंट ब्रांच है उसके बारे में सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज आपको मैंने सिखाया हुआ है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.